नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इसके साथ इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ अगर आपको थोड़ा सा भी उचित लगे तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर करें। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं प्रश्न संख्या 1 कि कालक्रम की दृष्टि से सबसे पुराने कवि कौन हैं। आपको जवाब देना है का चंद्रप्रदायी, खा सरहपा, गा सूरदास या घा विद्यापति। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे अक्षर विकल्प खा को लॉक किया जाए। विकल्प खा सरहपा इज राइट आंसर। अब बिल्कुल सही जवाब है ना। देखिए, अगर बात करें इस प्रश्न के अनुसार तो इस प्रश्न में देखेंगे सबसे पुराने जो कवि हैं सरहपा जी हैं और सरहपा की एक बड़ी प्रसिद्ध रचना है दोहा कोश, ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। विद्यापति के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि 1350 में इनका जन्म हुआ था और 1450 में इनका देहांत हुआ था। सूरदास जी का 1478 में जन्म हुआ और 1583 ईस्वी में पारसौली ग्राम में इनका देहावसान भी हुआ है। तो प्रश्न था कि कालक्रम की दृष्टि से सबसे पुराने कवि सरहपा, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 2 है कि सांध्य भाषा का प्रयोग किस संप्रदाय के कवियों ने किया है। का नाथ, खा जैन, गा सिद्ध संप्रदाय और घा अवधूत संप्रदाय। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर सांध्य भाषा जो होती है ना सिद्धों की, सा से सिद्ध और सा से सांध्य भाषा सिद्धों की है। और सांध्य भाषा का अर्थ होता है कि ऐसी भाषा जैसे संध्या होती है, संध्या में ना तो दिन होता है ना तो रात होता है, उसी तरह से सांध्य भाषा भी होती है जिसमें अंधकार और प्रकाश दोनों होता है और ज्ञान के प्रकाश से उसकी वास्तविकता को जाना जा सकता है। तो ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न कहते हैं कि पृथ्वीराज रासो के प्रथम विदेशी उद्धारकर्ता के रूप में किसे जाना जाता है। पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदायी जी की रचना है, ये ध्यान में रख लीजिएगा, जिसमें सुख सुखी संवाद योजना आपको देखने को मिलती है, ये ध्यान में आपको रखना है। कह रहे कि इसका सबसे पहले उद्धारकर्ता विदेशी कौन है। का गासादातासी, खा प्रोफेसर वुलर, गा जॉर्ज गेरसन या घा कर्नल जेम्स टाड। तो ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब भी दिया। अक्सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी कर्नल जेम्स टाड इज राइट आंसर, है ना। देखिए, पृथ्वी का सबसे पहले उद्धार कौन करेगा, जो कर्नल होगा, जेम्स टाड, कर्नल जेम्स टाड। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 4 है, अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि किसे माना जाता है। का पुष्पदंत, खा धनपाल, गा सरहपा, डी शंभु। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि अपभ्रंश का जो प्रथम कवि है वो शंभु है। शंभु फार शंभु को ध्यान में रखिएगा। इनकी प्रसिद्ध रचना है शंभु छांदस, पवम चरु, रिठिडेम चरु। धनपाल की एक प्रसिद्ध रचना है भविष्यत कहा। सरहपा का भी आपने देखा दोहा कोश और पुष्पदंत का महाड़य का जस, यानी महापुराण, ड़य पुराण, जसहर पुराण, इधर में आप रख लीजिएगा। और ये जितने भी आप कवि देख रहे हैं ना, एक कवियों से संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे और जो प्रश्नोत्तरी आप कर रहे हैं ये बिल्कुल आसान टाइप के प्रश्न हैं। ये प्रश्न तो परीक्षा में पूछे जाने की संभावना कम है, लेकिन ये ज़रूर है कि इन जो कवियों को देख रहे हो, जो प्रश्न देख रहे हो, इसी प्रश्न के इर्द गिर्द आपके जो प्रश्न हैं वो बनेंगे। तो इसलिए इसको देखिए और इसके ऊपर और जो भी प्रश्न बन सकते हैं उसे बनाने का प्रयास करिएगा। आगे के समय में कुछ कठिन प्रश्नोत्तरी भी मेरे द्वारा कराई जाएगी। थोड़ा सा समय का अभाव है, तबीयत बहुत नहीं साथ दे रही है, इस कारण से आगे नया कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो जो पुरानी क्लास है उसी क्लास को रिपीट किया जा रहा है, पुरानी प्रश्नोत्तरी को बार बार आप सबके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है कि पुराने में से कहीं कुछ ना छूटे। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 5 है, पाहुड़ दोहा के रचनाकार कौन थे। अब आपको जवाब देना है कि पाहुड़ दोहा के रचनाकार कौन है। का पुष्पदंत, खा सरहपा, गा धनपाल या डी राम सिंह। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प घा को लॉक किया जाए। विकल्प घा राम सिंह इज राइट आंसर, है ना। पाहुड़ दोहा राम सिंह का, पाहुड़ दोहा राम सिंह का है, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 6 है कि देसिल बहना सब जन मिठा किस कवि की उक्ति है या पंक्ति है। का विद्यापति, खा भारतेंदु, गा अमीर खुसरो, घा केशवदास
तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। विकल्प ए विद्यापति इज राइट आंसर, है ना। देसी बहना सब जन मिठा, देसी जो वाणी होती है सभी जन के लिए मीठी होती है अगर उसके अंदर विद्या हो। विद्या फार विद्यापति को ध्यान में रख लीजिएगा। देसिल बहना विद्यापति, देसिल बहना सब जन मिठा विद्यापति, ठीक है ना। चलिए प्रश्न संख्या 7 है कि हिंदी साहित्य का आधा इतिहास की लेखिका हैं। का मन्नू भंडारी, खा सुमन राज, गा मैत्री पुष्पा, घा नासिरा शर्मा। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि विकल्प खा को लॉक किया जाए। विकल्प खा सुमन राजे इज राइट आंसर, है ना। जैसे आधा इतिहास लिखता है तो सुमन जैसे आधा खेलता है फिर पूरा खेलता है, तो आधा सुमन राजे ध्यान में रख लीजिएगा कि हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे ने लिखा है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 8 है कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किस वर्ष प्रकाशित हुआ। तो सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा है, आपको जवाब देना है। और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त जी ने जो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा है। कब लिखा है, का 1965, खा 64, गा 70 या घा 1985। तो आपका जवाब आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। विकल्प ए 1965 इज राइट आंसर, है ना। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपत चंद्र गुप्त ने लिखा। कब लिखा, 1965 में लिखा। और मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि हिंदी साहित्य का जो वैज्ञानिक इतिहास है ना वो वैज्ञानिक गण लिखेंगे, है ना। तो वैज्ञानिक गण लिखेंगे, कब लिखेंगे, 65 में लिखेंगे। तो वैज्ञानिक गण फार गणपत चंद्र गुप्त को ध्यान में रखना है, 65 फार 1965 को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्या है कि हिंदी साहित्य का अतीत कितने भागों में विभाजित है। अब आपको जवाब देना है। का कह रहे हैं 4 भागों में, खा 2 भागों में, गा 8 भागों में, घा 12 भागों में। तो हिंदी साहित्य का अतीत आपको जवाब देना है। और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि हिंदी साहित्य का जो अतीत है 2 भागों में है ना। पहला भाग है 1959 में, दूसरा 1960 में। तो 1959 और 1960 ध्यान में रखिएगा। हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ द्वारा लिखा गया है, तो इधर में आपको रखना होगा, ठीक है। चलिए अब प्रश्न 10 है कि हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास किस लेखक का ग्रंथ है, यानी कि हिंदी साहित्य को सुबोध इतिहास किसने लिखा। का कुतुबलाल पुन्ना बख्शी, खा डॉक्टर नामवर सिंह, गा देशराज भाटी या घा डॉक्टर गुलाब राय। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आया कि विकल्प घा को लॉक किया जाए। विकल्प घा डॉक्टर गुलाब राय इज राइट आंसर, है ना। हिंदी साहित्य का जो सुबोध होता है ना, सुबोध इतिहास गुलाब, और सुबोध गुलाब होता भी है। गुलाब जो होता है बड़ा सुबाद होता है, सुबोध होता है। तो सुबोध फार सुबोध इतिहास डॉक्टर गुलाब राय को ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब प्रश्न 11 है कि चंद्र शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि किसे माना, है ना। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी कवि किसे माना। का राजा भोज, खा राजा मुंज, गा सरपा, घा विद्यापति। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प यानी खा को लॉक किया जाए। खा राजा मुंज इज राइट आंसर, है ना। हिंदी का प्रथम कवि गुलेरी के अनुसार राजा मुंज है। प्रश्न 12 मिश्र बंधुओं ने आदिकाल की अंतिम सीमा मानी 1387, खा 1400, गा 1318, घा 1343। तो ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब भी दिया कि विकल्प को लॉक किया जाए। 1387 इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। बेहद सुंदर तैयारी जिन भाई बहनों ने का चुनाव किया था, बिल्कुल सही जवाब, है ना। मिश्र बंधुओं द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, 1913 में लिखा गया है। और जिनके अनुसार आदिकाल की अंतिम सीमा है 1387, ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न 13 है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को किस विद्वान ने वीर काल नाम दिया है। का गेरसन, खा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, गा रमाशंकर शुक्ल रसाल और घा मोहन अवस्थी। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि वीर विश्व हैं, वीर विश्व हैं। अब वीर कौन है, विश्व के नाथ है, विश्वनाथ प्रसाद ध्यान में रख लीजिएगा। गेरसन ने चारण काल कहा है। रमाशंकर शुक्ल रसाल की बात करते हैं तो इन्होंने तो जो है ना इन्होंने रीत काल को जो है रसाल काल कहा है, ध्यान में रखिएगा। और मोहन अवस्थी की बात करते हैं तो इन्होंने अपकर्ष काल कहा, आधार काल कहा, आधार मोहन अवस्थी कहा, है ना। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा कि गेरसन ने चारण काल कहा और विश्वनाथ जी ने वीर काल कहा है, मोहन अवस्थी ने आधार काल कहा, ठीक है। ध्यान में रख लीजिएगा, स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक पर दर्ज कर लीजिएगा, ठीक है।
और यहाँ पे देखिए रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतकाल को कलाकाल कहा है, इधर में रख लीजिएगा, कलाकाल। रमाशंकर शुक्ल रीतकाल को कलाकाल कहा है, आदिकाल को नहीं कहा है। ठीक है। प्रश्न यहाँ पे आपका था कि वीरकाल किसने कहा है, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। अब प्रश्न का 14 है कि निम्नलिखित में से अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त रचना कौन सी है। ये लीजिए प्यारा सा प्रश्न। का खुमार रासो, खा बड़रत्नाकर, गा राहुल बेर और घा श्रावकाचार्य या श्रावकाचार्य। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि जो मुक्त रचना है विकल्प ए का खुमार रासो इज राइट आंसर। अपभ्रंश के मुक्त से खुमार रासो दलपत विजय की रचना है, ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न का 15 है कि अपभ्रंश साहित्य में अभिमान मेरु उपनाम से प्रसिद्ध कौन कवि था, यानी किस कवि का एक अन्य नाम अभिमान मेरु है। का शंभु, खा पुष्पदंत, गा धनपाल, घा राम सिंह। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि अभिमान मेरु जो होता है ना, उसका दंत पुष्प जैसा होता है, पुष्पदंत, ध्यान में रख लीजिएगा। पुष्पदंत को अभिमान मेरु एक अन्य उपनाम से भी जाना जाता था। प्रश्न का 16 है कि आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका किस लेखक का इतिहास ग्रंथ है, यानी कि हिंदी साहित्य की भूमिका आधुनिक किसका ग्रंथ है। तो आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका किस लेखक ग्रंथ है। ये लक्ष्मी सागर बासड़े, खा रामकुमार वर्मा, गा भगवत स्वरूप मिश्र, घा वासुदेव सिंह। तो प्रश्न का 16 का जवाब भी आ गया कि सर का को लाख किया जाए, विकल्प का है ना, लक्ष्मी सागर बासड़े इज राइट आंसर, है ना। देखिए आधुनिक साहित्य की बात करते हैं तो आधुनिक साहित्य में भूमिका किसकी है, लक्ष्मी की है। लक्ष्मी है तो सब कुछ संभव है, इधर में रख लीजिएगा। प्रश्न का 17 है कि हिंदी साहित्य का उद्भव काल के लेखक हैं। का भागीरथ मिश्र, खा वासुदेव सिंह, गा परशुराम चतुर्वेदी, घा गुलाब। तो ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब विकल्प खा का दे दिया है, वासुदेव सिंह इज राइट आंसर, है ना। उद्भव किसका होता है, वासुदेव का होता है। तो वासुदेव फॉर वासुदेव सिंह को ध्यान में रख लीजिएगा। अब प्रश्न 18 है कि शंभु को हिंदी साहित्य का आदि कवि किस आलोचक ने घोषित किया, यानी कि शंभु को हिंदी साहित्य का आदि कवि किसने कहा है, किसने घोषित किया है। जवाब आपको देना है। का हजारी प्रसाद, खा रामकुमार वर्मा, गा रामचंद्र शुक्ल, घा ब्रजेश्वर वर्मा। तो आप सबका जवाब भी बड़े तेज़ी के साथ आ गया कि सर विकल्प खा को लाख किया जाए, खा रामकुमार वर्मा इज राइट आंसर। तो संख्या 19 है कि छायावाद को नवीन काल किस आलोचक ने नाम दिया। का डॉक्टर कृष्ण शंकर शुक्ल, खा रामस्वरूप चतुर्वेदी, गा डॉक्टर नागेंद्र, घा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि छायावाद को नवीन काल जो है कृष्ण शंकर शुक्ल। छायावाद जो है ना, नवीन में कौन है, नवीन छाया नवीन कौन, कृष्ण। ठीक है, चलिए। प्रश्न 20 है कि रामकुमार वर्मा ने चारण काल की समय सीमा मानी है। का 750 से 1000 विक्रम संवत, खा 1700 से 1900 विक्रम संवत, गा 1000 से 1375 विक्रम संवत, या घा 650 से 750 विक्रम संवत। तो प्रश्न 20 का जवाब भी आ गया, अक्सर गा को लाख किया जाए। गा 1000 से 1375 विक्रम संवत इज राइट आंसर, है ना। रामकुमार वर्मा जी के अनुसार जो चारणकाल की अंतिम सीमा है 1000 से 1375 है। प्रश्न 21 है कि महामुद्रा ब्रजगीत किस कवि की कृति है। महामुद्रा ब्रजगीत किस कवि की कृति है। का सरपा, खा सबरपा, गा लुइपा, घा कनकामर मुनि। तो ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब भी दे दिया कि विकल्प खा सबरपा इज राइट आंसर, है ना। महावज्र मुद्रा सबको चाहिए ना, और मुद्रा जब सब लोग पा जाते हैं तो वज्र गीत गाते हैं। तो ऐसे क्लू बना लीजिएगा कि महामुद्रा सबकी, सब फार सबरपा को ध्यान में रखिएगा। तो महामुद्रा वज्रगीत सबरपा की रचना है। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न 22 है कि विवेक मार्तंड किस संप्रदाय का ग्रंथ है। अब आपको जवाब देना है विवेक मार्तंड। का नाथ, खा सिद्ध संप्रदाय, गा जैन संप्रदाय, या घा कबीर संप्रदाय। तो प्रश्न 22 का जवाब आ गया कि विवेक मार्तंड जो है ना, बिल्कुल नाथ संप्रदाय का ग्रंथ है, ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न 23 है कि साल भर सूर्य की कृति है। अब कौन सी कृति साल भर सूर्य जी की है। का श्रावकाचार्य, खा बुद्धिरास, गा नेमनाथ रास,
घा रेवंत गिरी रास। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी बुद्धिरास है ना। साली क्या होती है? बुद्धि वाली होती है। साली बुद्धि, साली भद्र का, बुद्धिरास ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे। प्रश्न 24 है कि प्रसिद्ध ग्रंथ है मिश्रबंधु विनोद का चौथा भाग किस वर्ष किस सन में प्रकाशित हुआ, है ना। यानी कि मिश्रबंधु विनोद का पहला भाग 1913 में, तो कह रहे हैं कि चौथा भाग का प्रकाशित हुआ। ए का 1913, खा 1920, गा 1926 या घा 1934। तो विकल्प घा 1934 इज राइट आंसर। जिन भाई बहनों ने घा का चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब। बेहद तैयारी आप सबको यहाँ पर दिख रही है, निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। प्रश्न 25 है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। यानी कि शुक्ल जी के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? का प्रियप्रवास, खा सूरसागर, गा पृथ्वीराज रासो या घा कामायनी। तो विकल्प गा पृथ्वीराज रासो इज राइट आंसर, है ना। बहुत अच्छा जवाब आप सबका। पृथ्वीराज रासो को रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। प्रश्न 26 है कि बसंत विलास नामक काव्य ग्रंथ के प्रणेता कौन है? यानी कि बसंत विलास किसकी रचना है? तो बसंत विलास किसकी रचना है? का मधुकर, खा अरोड़ा, गा केदार भट्ट और घा है इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल बसंत विलास की बात करते हैं ना, तो बसंत विलास रचना के जो रचनाकार हैं अज्ञात है। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न 27 है कि नजरान ये हिंदी किस कवि की काव्य कृति है? का अबुल हसन, खा अबुल रहमान, गा रहीमदास और घा रस खान की। तो आपको जवाब देना है। ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर विकल्प का को लॉक किया जाए। विकल्प का अबुल हसन, है ना, जिन्हें अमीर खुसरो के नाम से जाना जाता है। तो उन्हीं की रचना है नजरान ये हिंदी। तोते हिंद, हिंदुस्तान का तोता, है ना, खड़ी बोली का पहला कवि आप कह सकते हैं। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न 28 है कि हिंदी साहित्य में नक्सिक वर्णन परंपरा का आरंभ किस ग्रंथ से माना जाता है? का वर्णरत्नाकर, खा पृथ्वीराज रासो, गा राउल बेल और घा है खालिक वारी। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब सिर्फ विकल्प गा को लॉक किया जाए। विकल्प गा राउल बेल रोडा कवि की रचना है जो कि 10वीं शताब्दी में लिखी गई है। इसमें क्या होता है कि हिंदी साहित्य की ऐसी रचना है जिसमें नक्सिक है ना, वर्णन परंपरा का आरंभ माना जाता है इस प्रश्न के अनुसार। ठीक है, चलिए। प्रश्न 29 है कि पवन चरित किस छंद में लिखा गया है? ये लीजिए प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आया कि पवन चरित किस छंद में लिखा गया है। अब आपको जवाब देना है प्रश्न संख्या 29 का। तो का कड़वकबद्ध, खा पद्दाड़िया, गा अरिल, घा सोरठा। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि विकल्प का को लॉक किया जाए। कड़वकबद्ध इज राइट आंसर, है ना। पौम चरिव, है ना, पौम चरिव। ठीक, कौन? कड़वकबद्ध। आगे प्रश्न क्या है कि राउल बेल एवं संदेश रासक किस प्रकार के काव्य हैं? क्या कह रहे हैं कि श्रृंगारिक लौकिक काव्य, खा वीर काव्य, गा शुद्धार्मिक और घा आध्यात्मिक काव्य। तो चूँकि राउल बेल कवि रोडा की रचना है, 10वीं शताब्दी में लिखी गई निश्चित परंपरा है, इसलिए का जो है श्रृंगारिक लौकिक काव्य है, श्रृंगार से युक्त है, ध्यान में रखिएगा। और विकल्प का को हमेशा के लिए लॉक कर लीजिएगा। प्रश्न 31 है कि विजयपाल रासो किसकी रचना है ना? का कनका मरमुनि, खा नल सिंह, गा मधुकर, घा सोम प्रभु सूर्य की। तो 31 का जवाब आ गया नल सिंह, है ना। नल सिंह, नल विजय तुरंत कर लेंगे, नल विजय, विजयपाल रासो नल सिंह की रचना है, ध्यान में रख लीजिएगा। अब प्रश्न 32 है कि चंद्रशर्मा गुलेरी का 1921 में पुरानी हिंदी शीर्षक से लेख माला किस पत्रिका में छपा? का नागरिक पचाड़ी पत्रिका में, खा संवाद कौमुदी, गा पंडित पत्रिका और घा है छत्री पत्रिका। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर विकल्प का को लॉक किया जाए। नागरिक पचाड़ी पत्रिका इज राइट आंसर, है ना। देखिए चंद्रशर्मा गुलेरी का जो पुरानी हिंदी शीर्षक है लेखमाला ना, तो लेखमाला कहाँ नगर नगर में छपेगा। तो नगर नगर फार नागरिक पचाड़ी को ध्यान में रख लीजिएगा कि चंद्रशर्मा गुलेरी का जो पुरानी हिंदी शीर्षक लेखमाला थी वो नगर नगर में प्रचार होता था। तो नगर नगर प्रचार मैंने नागरिक पचाड़ी को ध्यान में रखिएगा। प्रश्न 33 है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रकृताभास हिंदी का तात्पर्य है? का
प्राकृत रूढ़ियों से बद्ध हिंदी, प्राकृत रूढ़ियों से मुक्त हिंदी, गा दोनों सही, घा दोनों गलत। तो 33 के जवाब सबके आ गए का। विकल्प का, प्राकृत रूढ़ियों से जो बद्ध रचना होती है ना, उसी को प्राकृत भाष कहते हैं। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 34 है, गियर्सन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना? ये लीजिए, प्यारा सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आया कि गियर्सन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना? का घनानंद, खा पूर्णिया पुष्प को, गा चंद्रबदाई को, घा कबीरदास को। तो ढेर सारे भाई बहनों ने खा का चुनाव किया कि पूर्णिया पुष्प इज राइट आंसर, है ना। गियर्सन ने हिंदी का पहला कवि पुष्प या पुण्य को माना है, ध्यान में रख लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 35 है, कीर्तिलता का प्रधान रस है? ये लीजिए, कीर्तिलता, कीर्तिपता, है ना, पदावली, ये विद्यापति जी की रचनाएं हैं। और पूछ रहे हैं कि प्रधान रस क्या है? काबीर, खा श्रृंगार, गा वात्सल, घास। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि विद्यापति की जो कीर्तिलता है, विकल्प का बी रस इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 36 है कि अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित कवि माने जाते हैं? का चंद्रबरदाई, खा जयदेव, गा विद्यापति, घा सरहपा। तो बिल्कुल अभिनव जयदेव नव कवि, खेलन कवि, दशावधान कवि, कवि चंद्रशेखर, कवि कंठहार आदि ढेर सारी उपाधियों से विद्यापति जी को विभूषित किया गया है। तो विकल्प गा विद्यापति इज राइट आंसर, है ना। देखिए, जो विद्या का पति होगा, विद्या का मालिक होगा, विद्या का स्वामी होगा, विद्या को चाहने वाला होगा, तो उसको ढेर सारी उपाधि तो मिलेंगी ही। ठीक है, चलिए। प्रश्न का साहित्य से कि बज्ज घोरे निसंग रान चौहान चौधरी से किस कवि की पंक्ति है? का चंद्रबरदाई, खा जगनिक, गा नरपतनाल, घा गोरखनाथ। तो ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब दे दिया कि सर विकल्प का को लाख किया जाए, चंद्रबरदाई इज राइट आंसर, है ना। अब बज्ज घोर निशान चौहान सब पृथ्वी पर होगा, और पृथ्वी पर माने पृथ्वीराज रासो की रचनाकार कौन है? चंद्रबरदाई है। तो चंद्रबरदाई को आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न क्या 38 है कि संदेशड़ो पी साहिबो कहियो पाछो फिरी न देह किस कवि की पंक्ति है? का देवसेन, खा दलपत विजय, गा सालभद्र सूर्य, या घा अमीर खुसरो। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, अक्सर विकल्प खा को लाख किया जाए। विकल्प खा दलपत विजय की रचना है खुमार रासो, और खुमार रासो से ये पंक्ति आप देख सकते हैं कि संदेशड़ो पी साहिबो कहियो पासो फिरी न दे। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 39 है कि बालचंद बिजवाई भाषा दुहिना लग गई हासा किस कवि की पंक्ति है? का जगनिक, खा हमीरदेव, गा विद्यापति, घा राय दास। अब आपको जवाब देना है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है। ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि बालचंद बिजोई भाषा दुहिना लग गई, गा विद्यापति इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न का 40 है कि एक नार ने अचरज किया सांप मार पिंजरे में दिया किस कवि की पंक्ति है? का भारतेंदु, खा रायदास, गा अमीर खुसरो, घा विद्याधर। तो 40 का जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प 40 का गा अमीर खुसरो इज राइट आंसर। अब प्रश्न संख्या 41 है गोरखनाथ के गुरु माने जाते हैं। अब यहाँ पे आपको जवाब देना है गोरखनाथ के गुरु कौन है? का मसेंद्रनाथ, खा जलंधरनाथ, गा मीननाथ, घा चौरंगी नाथ। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, अक्सर विकल्प का को लाख किया जाए, मत्स्येंद्रनाथ इज राइट आंसर, है ना। बात करें जो नाथ है, नाथों की परंपरा का, तो सबसे पहले आदिनाथ हैं, फिर मसेंद्रनाथ हैं, और उसके बाद गोरखनाथ है। तो आदि मसेंद्र गोरखनाथ, है ना, आदिनाथ मसेंद्रनाथ गोरखनाथ। ठीक है, चलिए। प्रश्न के पहले से कि प्रबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ के रचयिता हैं? का हेमचंद्र, खा सोम प्रभु सूर्य, गा मृतुंगाचार्य, घा पुष्पदन। तो ढेर सारे भाई बहनों का जब आगे सर विकल्प गा को लाख किया जाए, मृतुंगाचार्य इज राइट आंसर, है ना। प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध की चिंता में व्यक्ति क्या हो जाता है? तुंग हो जाता है। तो तुंग फार मृतुंग को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न का 43 नाथ संप्रदाय में बालनाथ किसे कहा गया है? का गोरखनाथ, खा ज्ञानेश्वर, गा मसेंद्रनाथ, और घा जलंधरनाथ। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि बालनाथ उसी को कहेंगे ना जो जलंधर होगा, जलंधरनाथ को बालनाथ कहा जाता है। अब विकल्प घा इज राइट आंसर।
प्रश्न क्या 44 है, कौन से नाथ सिद्धों में गिने जाते हैं? ये लीजिए प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन में आ गया, स्क्रीन पर आ गया कि कौन से नाथ ऐसे हैं जो कि सिद्धों में गिने जाते हैं। का में कह रहे हैं कि नागार्जुन, चरपट, जलंधर। खा जलंधर, गोरखनाथ, जड़भरत। गा नागार्जुन, हरिश्चंद्र, गोरखनाथ। और घा है गोरख, जड़भरत, हरिश्चंद्र। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि नागार्जुन, चरपट और जलंधर। विकल्प का इज राइट आंसर। प्रश्न 45 से कुमार पाल प्रतिबोध गद्य पद्यमय काव्य लिखा है, यानी किसकी रचना है? कुमार पाल प्रतिबोध। का हेमचंद्र का। खा सोमप्रभ सूर का। गा मृतुंगाचार्य। घा पुष्पदंत। तो देखिए 2 विकल्प तो आपके पहले ही लगभग क्रॉस हो चुके हैं, अब 2 विकल्प आपके सामने है, का और खा। तो कौन है? कुमार पाल प्रतिबोध, है ना, और इसके लेखक हेमचंद्र हैं या सोमप्रभ सूर हैं। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि विकल्प खा सोमप्रभ सूर इज राइट आंसर। सोम प्रतिबोध प्रतिबोध सोमप्रभ सूर। और कुमाल पार चरित्र अगर होता है यहाँ पर, तो कुमाल पार चरित्र, सा से चरित्र, चा से चंद्र, और चरित्र हेम जैसे होना चाहिए। मैंने आपको बताया था हेमचंद्र सूर्य की रचना हो जाती है। तो ये 2 रचना कुमार पाल प्रतिबोध, प्रतिबोध प्रतिबोध तो प्रभु सूर्य का है, और कुमाल पार चरित्र अगर हो जाता जो चरित्र हेम जैसे होता है तो हेम फार हेमचंद्र सूर्य को ध्यान में रखिएगा। 2 रचनाएं बिल्कुल एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, परीक्षा में पूछी जा सकती है, इसलिए दोनों को आपको कंठस्थ करना होगा। अब प्रश्न 46 है कि जो पिंडे सोई ब्रह्मंडे सिद्धांत है। अब किसका सिद्धांत है? का जैनों का। खा बुद्धों का। गा नाथों का। घा सिद्धों का। तो नाथों का है, नाथों का मतलब है गोरखनाथ की ये पंक्ति है, ध्यान में रख लीजिए, जो पिंडे सो ब्रह्मंडे। प्रश्न 47 है परमाल रासों के रचयिता कौन है? अब आपको जवाब देना है, आसान सा प्रश्न है कि परमाल रासों का रचयिता कौन है? का जनक भट्ट। खा जगनिक। गा सरंगधर। घा भट्ट केदार। तो परमाल कहते कैसे होता है? निक होता है। निक फार जगनिक को ध्यान में रखिएगा, और विकल्प खा को हमेशा के लिए याद कर लीजिएगा। प्रश्न 48 है कि हिंदी के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार हैं। अब हिंदी के इतिहास काल का विभाजन करने वाले कौन हैं? का हजारी प्रसाद। खा गिरशन, यानी कि हिंदी के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन? का आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। खा जॉर्ज गिरशन। गा मिश्र बंधु। घा कर्नल टाड। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया बड़े तेज़ी के साथ कि सर विकल्प खा को लाग किया जाए, जॉर्ज गिरसन इज राइट आंसर, है ना। हिंदी साहित्य में सबसे पहले काल विभाजन किसने किया है? तो गिरसन महोदय ने किया है, ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न 49 है कि भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? आपको जवाब देना है। का छंदोग्य उपनिषद। खा भागवत पुराण। गा तैत्तिरीय उपनिषद। और घा है श्वेताश्वर उपनिषद। तो विकल्प घा श्वेताश्वर उपनिषद इज राइट आंसर, है ना। भक्ति शब्द का सबसे पहले उल्लेख जो है श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। प्रश्न संख्या 50 है कि भक्ति आंदोलन तदयुगीन निराशा की देन है, किस आलोचक का कथन है? आपको जवाब देना है। का कह रहे हैं कि डॉक्टर सत्येंद्र। खा डॉक्टर गियर्सन। घा हजारी प्रसाद द्विवेदी गा हजारी प्रसाद द्विवेदी या घा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि भक्ति आंदोलन तदयुगीन निराशा की देन है, विकल्प घा रामचंद्र शुक्ल इज राइट आंसर, है ना। जो भक्ति आंदोलन है तदयुगीन निराशा, जब व्यक्ति के पास निराशा होती है ना तो रामचंद्र की शरण में जाता है, भगवान की शरण में जाता है, ऐसा कुछ क्लू बना लीजिएगा। तो निराशा मतलब भक्ति आंदोलन तदयुगीन निराशा की देन है, ये कथन किसका है? विकल्प घा आचार्य रामचंद्र शुक्ल इज राइट आंसर। तो मित्रों आज के इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में हम इसके अगले भाग को जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और अपना अधिक से अधिक समय अपने अध्ययन पर लगाएं। अपना प्रेम स्नेह विश्वास इस तरह से चैनल पर बनाए रखें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।